Hello friends, welcome to the class. चलिए आज हम लोग यूनिट 7 करेंगे मॉड्यूल बी में पार्ट 1। देखिए मॉड्यूल ए और मॉड्यूल डी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे मॉड्यूल बी पर। ये हमारा न्यूमेरिकल मॉड्यूल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, join our free daily live classes at YouTube for JIB, CIB and promotion exams. In these classes, we are covering concept B and question B classes, long and difficult question classes, case study and question classes. So kindly join these classes and prepare for your exams with us. So first of all, we will do the introduction of this chapter. तो देखिए, finance is required for establishing business and also for running them subsequently. So फाइनेंस की जो जरूरत होती है हमें बिजनेस में, वो होती है बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए और बिजनेस को रन करने के लिए, राइट? सो फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस एंड फॉर रनिंग द बिजनेस। The finance to start the business is generally provided by the persons, owners or promoters who give the idea of business. So जो फाइनेंस की जरूरत होती है स्पेशली बिजनेस को स्टार्ट करने में, तो ये जनरली कौन प्रोवाइड करता है? ये जनरली प्रोवाइड होता है या तो जो कंपनी के ओनर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, जिन्होंने इस बिजनेस का आइडिया दिया है, या फिर हु इनिशिएट द बिजनेस। सो जनरली वो लोग इनिशियल फंड्स जो है उनको अरेंज करते हैं, राइट? Term finance is provided by banks. Term finance is provided by banks and financial institutions. There is a norm called debt equity ratio, which means how much ideally promoters should contribute as equity and how much they should borrow for long term. So जो term finance provide किया जाता है through the banks and financial institutions, वहां पर हमारे पास एक नॉर्म होता है जिसका नाम है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो एक रेशियो होता है जो प्रमोटर्स को ये बताता है कि आइडियली प्रमोटर्स ने जो इक्विटी कंपनी को दी है या कंपनी में इक्विटी में जो इन्वेस्ट की है, उसके बेसिस पे उनको कितना बाहर से लॉन्ग टर्म बोरिंग्स करनी चाहिए। सो ये जो चीजें ये हमें किससे पता चलती है? डेट इक्विटी रेशियो से, राइट? सो डेट इक्विटी रेशियो हमें बताता है कि कितना अमाउंट हमारा इक्विटी का होना चाहिए और कितना अमाउंट हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के थ्रू रेज करना है, राइट? लाइक फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डेट्स। लॉन्ग टर्म फंड्स विल डिपेंड ऑन द साइज एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। सो जो हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की, साइज एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है। The finance required for running a business is called working capital finance. So वो फाइनेंस जो हमें बिजनेस को रन करने के लिए या उसकी वर्किंग्स के लिए चाहिए होता है, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए चाहिए होता है,
उस फाइनेंस को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, राइट? सो दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस हमारा क्या होता है, जो कि जनरली एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लिया जाता है, लाइक टू परचेज एनी एसेट और टू फाइनेंस एनी एसेट फॉर द लीज। सो किसी भी लॉन्ग टर्म मोटिव के लिए जो लोन्स लिए जाते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। सो उनके लिए आइडियली बैंक्स क्या करते हैं, उन कंपनीज का डेट इक्विटी रेशियो चेक करते हैं, और वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए उनका करंट रेशियो चेक करते हैं, राइट? सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। एक बार देखिए, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो अगर हम इसमें कीवर्ड्स देखें, सो कीवर्ड्स ये है कि जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए और बिजनेस को चलाने के लिए, राइट? जनरली जो स्टार्ट करने के लिए जो फाइनेंस चाहिए होता है वो हमें कहाँ से मिल जाता है, वो हमें मिल जाता है कंपनी के ओनर्स से। टर्म फाइनेंस कौन प्रोवाइड करता है, बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए वो जो नॉर्म फॉलो करते हैं उस नॉर्म को हम बोलते हैं डेट इक्विटी रेशियो। ये रेशियो ये बताता है कि कोई भी जो कंपनी है जो हमसे लोन लेने आई है, वो कंपनी ने कितना, वहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो ओनर्स का है, और कितना इन्वेस्टमेंट वहां पर जो लॉन्ग टर्म से और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है उनके थ्रू आया है, राइट? लॉन्ग टर्म फंड्स will depend on the size and capital requirement of the project. So जो लॉन्ग टर्म फंड्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, साइज एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट। और जो बिजनेस को रन करने के लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। Those permutations and combinations which a business adopts to satisfy its funds requirement, whether these are long term or short term. So financial strategies वो permutations and combinations होते हैं जिनको कि business adopt करते हैं अपनी funds requirement को satisfy करने के लिए, whether these are long term or short term. So चाहे ये strategies हमारी long term हो या short term हो, सो इनको इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो भी पॉसिबल वेज जो होते हैं फाइनेंस को लेने के लिए या फंड्स रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज, राइट? Strategies are made out as to maximize the advantages and minimize the cost of funds. So strategies को इस तरह से हमें बनाना है कि जो भी हमारे फंड्स हैं उनका हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले और कम से कम कॉस्ट पे हमें वो मिल जाए, राइट? A clean finance is costliest because the lender who has no assets to fall upon in case of default. सो क्लीन फाइनेंस क्या होता है, क्लीन फाइनेंस कह रहे हैं कि सबसे महंगे होते हैं, सबसे महंगे पड़ते हैं कंपनी को क्लीन फाइनेंस लेना। क्लीन फाइनेंस कौन से होते हैं, क्लीन फाइनेंसेस वो फाइनेंसेस होते हैं जहां पर कि हमारे पास बैकअप में कोई भी एसेट या कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर्स। और यहाँ पर क्या होता है कि अगर बाय चांस कंपनी ने डिफॉल्ट किया
तो हमारे पास कोई भी एसेट या कुछ भी हमारे पास नहीं होगा जिसपे कि हम क्या कर सके, फॉलो ऑन कर सके या बैकअप में हम उसको यूज कर सके। सो इनमें क्या होता है, हायर रिस्क होता है विच ही वुड कवर of servicing is very high because the equity shareholders will expect good returns over the years in the charging higher rate of interest. So इस तरह के जो फाइनेंस होते हैं जिनमें कोई बैकअप नहीं होता, सिक्योरिटी नहीं होती, तो कंपनी उनको कैसे सेटिस्फाई करती है, कंपनी उनको हाई रिटर्न्स देती है सो दैट कि वो सेटिस्फाइड रहे कि ठीक है भले ही हमारे पास हमें रिस्क ज्यादा है बट वी आर ऑल्सो गेटिंग हायर रिटर्न्स. So for those higher returns, they are ready to take higher risk. Is it clear? Equity is a clean finance. अभी मैंने आपको बताया. And although it appears to be cheap, the cost from form of dividend, which is always distributed after the companies pays its taxes. So equity क्या है? Equity में हमारे clean finance है. और ये जो clean finance है, ये हमें दिखने में लगता है कि बहुत सस्ते हैं, ज्यादा इनके लिए कुछ नहीं करना है, इनको डिविडेंड या इंटरेस्ट हम दे या ना दे कोई मैटर नहीं करता है. बट एक्चुअल में ये जो फाइनेंस है, जो इक्विटी है, इक्विटी के थ्रू हम जो फंड रेज करते हैं, वो दिखने में सस्ता लगता है बट एक्चुअल में वो बहुत कॉस्टलीएस्ट होता है. राइट? एक बार इन पॉइंट्स को देख लीजिए. इफ देयर इज एनी डाउट सो यू कैन आस्क. इज देयर एनी डाउट? अब देखिए इक्विटी कैपिटल. सो इक्विटी कैपिटल क्या होता है? Capital generally means the amount invested for establishing a business which is owned by the promoter. So वो capital या वो amount of investment जो कि बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए दिया जाता है, किसके थ्रू? प्रोमोटर्स उस पैसे को देते हैं. सो उस कैपिटल को या उस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोमोटर को हम कहते हैं इक्विटी कैपिटल. In accounting terms, it means the amount remaining after selling all assets and paying off all the liabilities. So अगर हम accounting terms में देखें तो जितना भी हमारी जो assets हैं अगर उनको बेचकर सारी liabilities को पे करने के बाद जो भी हमारे पास remaining amount बचता है वो हमारी होती है equity capital. Equity means a quality of being fair or impartial, something that is fair and just. राइट? सो इक्विटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर और इम्पार्शियल, समथिंग दैट इज फेयर एंड जस्ट. क्लियर? चलो नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द फीचर्स as well as advantages of equity shares. It is divided into units called equity shares. So जो हमारी इक्विटी कैपिटल होती है वो हमारी क्या होती है, वो यूनिट्स में डिवाइडेड होती है जिनको हम कहते हैं इक्विटी शेयर्स. राइट? इनको हम कहते हैं इक्विटी शेयर्स.
each unit has the same value called nominal value. सो हर एक यूनिट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, सेम होती है, जिसको हम नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू कहते हैं, राइट। फेस वैल्यू, हम इसको फेस वैल्यू भी बोलते हैं। इक्विटी होल्डर हैज टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल राइट्स। सो कौन से राइट्स हैं इनके पास? नंबर वन, द राइट टू इनकम और डिविडेंड। सो इनके पास क्या राइट है कि अगर कंपनी को जब भी सरप्लस होगा तो उनको क्या मिलेगा, उनको कंपनी डिविडेंड देगी। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी इनको डिविडेंड देगी, अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं देगी, राइट। सेकंड, द राइट टू रिटेनिंग सरप्लस एसेट्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन। सो जब कभी भी कंपनी बंद होगी और उस समय अगर कुछ भी सरप्लस होगा हमारे एसेट्स का, सपोज हमने सारी एसेट्स को सेल किया और हमारी जो लायबिलिटीज है उनको पे करने के बाद जो भी हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगी, सरप्लस बचेगा इन केस ऑफ लिक्विडेशन, सो वो सरप्लस किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर्स को। उसके अलावा इनके पास वोटिंग राइट भी होता है। क्लियर? सो हमारे फीचर्स हमने कर लिए हैं। चलिए, सो अभी हम लोग इसके में जो जितना भी हमने अभी पढ़ा है उस पे बेस्ड हम लोग कुछ एमसीक्यूज करेंगे। उससे पहले देखिए, क्या हमारी ये जो लाइव क्लासेस हैं ये एनफ है इस एग्जाम को पास करने के लिए? सो आंसर इज नो, दीज क्लासेस आर नॉट एनफ टू पास द एग्जाम। These classes are very useful to increase the marks and for revision purpose. But to pass the exam, you should cover full syllabus. And you also know कि जो हमारी IIBF की बुक्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, और उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं वो भी बहुत कम दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, और केस स्टडीज ऑलमोस्ट है ही नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप हमारे जो वीडियो लेसन्स हैं उनमें जा सकते हैं। सो यहाँ पर हमने पूरा सिलेबस कवर किया है इन वीडियो लेसन्स में। उसके अलावा क्वेश्चन बैंक्स भी अवेलेबल हैं जहां से आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। केस स्टडी कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जहां से आप केस स्टडीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब अवेलेबल हैं हमारे इस वेबसाइट और हमारे इस एप्लीकेशन पर। तो आप इस वेबसाइट और एप्लीकेशन को विजिट कीजिए, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है और जो भी आपको प्रेपरेशन में आपको जरूरत है, वीडियो लेसन्स का, क्वेश्चन बैंक्स का, केस स्टडीज का, सो उसको आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखिए, व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी पर्पस ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस? ऑप्शन ए, मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। ऑप्शन बी, मिनिमाइजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑप्शन सी, establishing and running businesses. Option D, acquiring non-essential luxuries. So बताइए क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का?
तो ये संतोषी मैम राइट आंसर, establishing and running businesses. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, who typically provides the initial finance required to start a business? Option A, banks and financial institutions. Option B, venture capitalist. Option C, owners or promoters. Option D, government agencies. Yes, Meena ma'am, your answer is right. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। ये सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है संतोषी मैम, मीरा मैम। ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज ओनर्स और प्रमोटर्स। ओनर और प्रमोटर्स जनरली जो इनिशियल फाइनेंस होता है या स्टार्टिंग में हमें जो रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की, उनको फुलफिल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, when promoters lack sufficient funds for a large project, what type of finance is often sought temporarily? Option A, short term loans. Option B, equity financing. Option C, bridge financing. Option D, government grants. बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। थर्ड का बी इज नॉट द राइट आंसर संतोषी मैम, क्योंकि ये कह रहे हैं टेम्परेरी, टेम्परेली जो हमें फंड्स की जरूरत होती है। इक्विटी फाइनेंस जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है, वो टेम्परेरी पर्पस के लिए नहीं होता है। So the correct answer of question number 3 is option C, जिसको हम कहते हैं ब्रिज फाइनेंस। सपोज आपने एक लोन के लिए अप्लाई किया है और लोन को अभी सेंक्शन होने में अराउंड 2 मंथ्स या 1 मंथ सपोज लग जाएगा, जो एक्सपेक्टेड टाइम है। सो उतने टाइम पीरियड के लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज हमने अप्लाई कर दिया फंड्स के लिए लेकिन अभी हमें मिलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो हम क्या करते हैं टेम्परेरीली कुछ टाइम पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, एक ब्रिज फाइनेंस के नाम से हम फाइनेंस को अरेंज करते हैं। राइट, सो जो भी गैप होता है हमारा अमाउंट सेंक्शन होने से और वो फंड हमें मिलने तक के बीच का जो गैप होता है, उसमें जब हमें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो वो हमें ब्रिज फाइनेंस के थ्रू मिल जाता है। राइट, तो आपको याद रखना है ब्रिज फाइनेंस क्या होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नॉर्म used to determine the ideal balance between equity and long term borrowings for a project? सो कौन सा नॉर्म यूज किया जाता है जब हमें एक बैलेंस सेट करना होता है बिटवीन इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स? ऑप्शन ए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ऑप्शन बी, डेट टू एसेट रेशियो। ऑप्शन सी, डेट इक्विटी रेशियो। ऑप्शन डी, इक्विटी टर्नओवर रेशियो।
तो फोर्थ का करेक्ट आंसर है संतोषी मैम, डेट इक्विटी रेशो। क्या होता है डेट इक्विटी रेशो? ये एक रेशियो होता है जो हमें बताता है कि हमारी कंपनी ने कितना फंड इक्विटी से रेज किया है और कितना फंड लॉन्ग टर्म से रेज किया है। तो उसका एक प्रोपोर्शन होता है या आप कह लीजिए रेशियो होता है जो हमें बताता है कि प्रोपोर्शनेटली कितना फंड्स हमारा इक्विटी के थ्रू है और कितना फंड्स हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के थ्रू है। राइट। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, long term funds for a project depend on which factors? Option A, market demand only. Option B, size and capital requirement of the project. Option C, government regulations only. Option D, seasonal fluctuations. So yes, correct answer Santoshi ma'am. Answer is option B, that is size and capital requirement of the project. Sixth question देखिए, what type of finance is required to meet the day-to-day operational expenses of a business? Option A, long-term finance. Option B, equity finance. Option C, working capital finance. Option D, debt finance. So Santoshi ma'am, Meera ma'am, right answer, that is working capital finance. सो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस हमारा क्या होता है, डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो होते हैं इसके लिए जो फाइनेंस की जरूरत होती है उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। राइट। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द टर्म ऑपरेशनल साइकिल रेफर टू इन फाइनेंस? सो फाइनेंस में ऑपरेशनल साइकिल का क्या मीनिंग होता है? ऑप्शन ए, टाइम फॉर शेयर होल्डर्स टू रिसीव डिविडेंड्स। ऑप्शन बी, time taken for a business to reach its break even point. Option C, time for cash to be converted back into cash. Option D, time taken for a project to generate profit. So yes, right answer Santoshi ma'am. Option C, time for cash to be converted back into cash is considered as operational cycle. Right? Eighth question. How is the working capital gap typically financed? Option A, through long-term loans. Option B, through equity financing. Option C, through government grants. Option D, through bank loans.
सो यस, 8 का करेक्ट आंसर संतोषी मैम, ऑप्शन डी, थ्रू बैंक लोन्स। सो बैंक लोन्स के थ्रू जो वर्किंग कैपिटल गैप है उसको जनरली फाइनेंस किया जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, उससे पहले अगर हमारी लाइव क्लासेस का आप रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं और आपको कोई भी क्वेश्चन है, सो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इस वीडियो के। और कोई अगर क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे जीमेल एड्रेस पे। आप क्लास को लाइक या डिसलाइक कर दीजिएगा, जो भी आपको लगा होगा इस क्लास को देखकर। अगर आपको लगता है कि क्लास बेनिफिशियल है तो उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और अपने कोलीग्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस हमारी क्लासेस के आपको मिलते रहें। तो चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, what does a bank usually expect from a borrower in terms of financing the working capital gap? बताइए। ऑप्शन ए, full repayment within a short period. Option B, providing security against the loan. Option C, borrower's contribution towards the gap. Option D, high interest rate on the loan. So बैंक borrower से क्या एक्सपेक्ट करता है जब वो वर्किंग कैपिटल के लिए अप्लाई करते हैं? No मैम, ए इज नॉट द राइट आंसर। आप लोग क्या चाहते हैं बोरोवर से कि वो फुल पेमेंट कर दे शॉर्ट पीरियड में? अगर वो शॉर्ट पीरियड में पेमेंट करेगा तो आप लोगों को इंटरेस्ट का लॉस होगा, राइट? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोरोवर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द गैप। बैंक्स क्या करते हैं? बैंक्स मांगते हैं बोरोवर से कि आप भी कोई, जिसको आप मार्जिन मनी अगर यहाँ पर लिखा होता तो शायद आप समझ पाते। सो मार्जिन मनी जो है वो बैंक एक्सपेक्ट करता है बोरोवर से, राइट? टेंथ क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज इन बिजनेस primarily designed to achieve? Option A, maximizing the number of employees. Option B, minimizing tax liabilities. Option C, satisfying fund requirements efficiently. Option D, reducing market competition. So बताइए टेंथ का आंसर। ये संतोषी मैम, राइट आंसर सी इज द करेक्ट, satisfying fund requirements efficiently, राइट? सो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं। कल हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस। चलो।